नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ की गूंज चारों तरफ है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे हितों पर सीधा असर पड़ता है, चाहे वो हमारे निर्यात के हों या फिर रोजगार के। सबसे बड़ी बात यही होती है कि व्यापार प्रभावित होता है तो सब कुछ हिल जाता है, क्योंकि उसी से आपकी रोजी रोटी चलती है। रोजी रोटी खत्म है तो सब कुछ खत्म। ये सीधा इम्पैक्ट उसी पे है। लेकिन असर क्या पड़ेगा, कितना पड़ेगा, क्या वाकई भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है या कुछ समय लग सकता है। ये कहा तो जा रहा है कि एक तरह से लोकल फॉर वोकल, यानी कि स्वदेशी के मंत्र को अपनाइए, लेकिन सरकारें ही हैं जो विदेशी मंत्र भी थोप देती हैं और स्वदेशी को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। स्वदेशी हमेशा इसे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोडक्शन है उसको कंज्यूम करने के साथ साथ आप बाइंग कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर देने की आवश्यकता है। वो तब होगी जब मुनाफाखोरी कम हो और लागत के एक, उसमें हम ये नहीं है कि कंज्यूमर की केवल बस जेब काटने पे छोड़ दें। कुछ ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए मेरा मानना है, कुछ लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि आपको कंज्यूमर फ्रेंडली चीजें बनानी होंगी ताकि उसकी लागत उस अंदाज में मिले। क्योंकि ट्रंप के आने के बाद में दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं कि जिनके पास में प्रोडक्शन काफी है और कंज्यूमर मार्केट उन्हें मिल नहीं पा रहा, यानी कि डंप करना होगा, वो भी तलाश रहे हैं, खासकर जिसमें चाइना की बात कर लें। और अगर यूरोपियन यूनियन अकेले पे सबकी निगाहें, तो उनकी भी एक कंज्यूमिंग कैपेसिटी जो है उसकी अपनी एक लिमिट है, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो चले पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, पूर्व IFS हैं। डॉक्टर सतीश शर्मा साहब हमारे साथ हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं। और वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक आदित्य कांत जी हमारे साथ में हैं। मैं गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। सबसे पहले 25% टैरिफ पहले से 27 अगस्त की रात से लागू हो जाएगा, यानी कि मॉर्निंग 12:01 के साथ ही वो लागू हो गया और अतार्किक अव्यवहारिक माना जा सकता है इस 25% को, क्योंकि एक पेनल्टी है ये। अब क्या लगता है कि ट्रंप साहब का ईगो ज्यादा नजर आ रहा है और इसमें कोई तर्कसंगत बात करें कि हाँ रूस से सभी माल खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर मैं भी कोई अगर स्टेप उठाता हूं तो मुझे मेरे ऑफिस में से जस्टिफाई करना होगा कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, जिससे दूसरे के हितों पर सीधा असर पड़ता है। तो ट्रंप साहब के पास में कोई जवाब है नहीं, लेकिन ये है कि मेरे फोन नहीं उठाए गए, पता नहीं एक मुल्क के किसी साइट ने इस बात का दावा किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एक कारण हो सकता है। उन्होंने अपनी लाज समझिए चाहे अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मानिए कि रूस से तेल खरीद रहे हैं, इस वजह से रूस मजबूत हो रहा है, यूक्रेन पर हमला कर रहा है, उसके लिए भारत को दोषी माना जा रहा है। ये अमेरिकन को समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन अमेरिका में खुद में घिरते नजर आ रहे हैं ट्रंप। सर, अब क्या लगता है आपको कि विड्रॉ के कोई चांस है, हमें हमारे स्टेप पे कायम रहना चाहिए और ये इसी तरह से चलेगा? नमस्कार योगेंद्र जी, हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार और आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं आज। सर आपको भी सर। देखिए, सबसे पहले तो इसमें मैं 3 इश्यूज को टच करूंगा मेरे प्रेजेंटेशन में। पहला तो ये है कि मेरा ये मानना है, मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार ट्रंप से बात कर लेते कि हमारे ये कंस्ट्रेंट हैं और विद इन दीज कंस्ट्रेंट्स हम आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, तो मेरे को लगता है कि शायद समस्या का समाधान निकल जाता। उन्होंने तो, ट्रंप ने तो अपना एक ईगो का इश्यू बना ही रखा था और उन्होंने अननेसेसरी भारत को एक सॉफ्ट टारगेट समझ के ये टैरिफ लगाया। लेकिन हमें भी हमारी तरफ से ईगो नहीं रख के अगर उनसे एक बातचीत का रास्ता कर लिया जाता तो मैं मानता हूं कि इसका कोई ना कोई समाधान मिल जाता। मेरा ये मानना है अभी भी। ये सच्चाई है या नहीं मैं नहीं जानता। जो जर्मन न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि 4 बार उन्होंने कॉल किया, अगर उन्होंने एक्चुअली कॉल किया और मोदी जी ने उसको नहीं उठाया तो मैं तो उसको मोदी जी की गलती मानूंगा। जो भी चीज है, आप बातचीत से ही समस्या समाधान होती है। सिर्फ अपना इगोइस्टिक अप्रोच लेने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। हम
हम कह रहे हैं दोनों रशिया और यूक्रेन को कि आप बातचीत के मार्ग से समस्या को सुलझाइए, और हम खुद बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज मैं ये भी मानता हूं कि दो हमारे विदेश मंत्री हमारे जानकार हैं, इन्हें वे हमारे एक सीनियर कलीग हैं, मैं बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूं, लेकिन उनके कुछ स्टेटमेंट्स जो रिसेंट टाइम्स में आए हैं वो भी थोड़े से एग्रेसिव हैं। उसी चीज को आप किसी पोलाइट लैंग्वेज में भी बोल सकते थे, रादर देन एक कॉम्बेटिव अप्रोच लेने की बजाय। तो मेरा अप्रोच ये है कि हमारी मल्टीफेरियस रिलेशनशिप है यूएस के साथ, सिर्फ एक ट्रेड की रिलेशनशिप नहीं है, उनके साथ टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप है, हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा है, उनके बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, है ना, और कई तरह की स्पेस में हमारी कोलेबोरेशन है। तो उन सब पे ऊपर इनडायरेक्टली इसका असर पड़ सकता है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी, जो हमारे यहाँ नहीं हुई। मैं उसके लिए हम भारत सरकार में जो भी उत्तरदायी लोग हैं उनको जिम्मेदार मानता हूं कुछ हद तक, पहली चीज। दूसरी चीज ये मानता हूं कि ये जो ट्रम्प का जो टैरिफ है उसके लिए कई इकोनॉमिस्ट का ये व्यू पॉइंट है कि अभी हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छे हैं, इन्फ्लेशन लो लेवल पे है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक चल रही है, और इस बार बरसात भी कहीं ज्यादा हुई है लेकिन अच्छी भी हुई है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी ठीक रहेगा। तो इन सबको देखते हुए इसका इम्पैक्ट मिनिमम होना चाहिए हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे, लेकिन इसका इम्पैक्ट होगा 4-5 सेक्टर्स में बहुत ज्यादा। एक तो देखिए, हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट यूएसए को $80 बिलियन था लास्ट ईयर, वो हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का अप्रोक्सीमेटली 18% बनता है, और इसमें टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है वो हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का 37% यूएस को जाता है, टेक्सटाइल एंड अपैरल दोनों मिला के। नाउ ये ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव एरिया है, ये बोथ टेक्सटाइल एंड अपैरल दोनों के तौर, और उसमें आप अपने ब्रांड को इमीडिएटली चेंज करके कोई दूसरा मार्केट खोजना ये संभव होगा नहीं। और इसके अलावा हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे वियतनाम है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, तो ये कॉम्पिटिटर्स, इवन चाइना है, तो ये कॉम्पिटिटर्स उस मार्केट को इजीली ग्रैब कर लेंगे, तो हमारे को इजीली इस मार्केट का जो एक्सेस है वो खत्म हो जाएगा और हमें नए मार्केट खोजने में समय लगेगा। इसी तरह से जेम्स एंड ज्वेलरी में भी यही सिचुएशन आएगी, ये सिचुएशन लेदर सेक्टर में भी आएगी, कुछ हद तक ऑटो पार्ट्स में भी आएगी और केमिकल्स में भी आएगी। तो ये 4-5 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे हमें मार्केट का लॉस होगा, और नेचुरली हो सकता है कुछ कंपनी बैंकरप्ट भी जाए, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का लॉस होगा। रफ एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि हमारे यहाँ हो सकता है 5-6 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट खतरे में आ जाए। ये कहा जाता है कि सिर्फ सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में करीब 2 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट जा सकता है, टेक्सटाइल सेक्टर में 2-3 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट जा सकता है, और जो लेदर सेक्टर है, केमिकल्स है, मोटर पार्ट्स है, उसमें भी काफी कुछ लोगों का एम्प्लॉयमेंट जा सकता है। तो करीब 5-6 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली मेरे को खतरे में लग रहा है, और ये अगर रिकवर होगा तो इसको रिकवर होने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि इस महीने में आपको इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारी कंपनीज ने काफी हैवी शिपमेंट्स कर दिए थे यूएस को इस पीरियड में, तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर से आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा। अक्टूबर से बाद से या तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट पिकअप करे, कुछ हद तक वो पिकअप करेगा क्योंकि जीएसटी शायद कम होगी, और कुछ हद तक फेस्टिवल सीजन आएगा तो मार्केट कुछ पिकअप करेगा, तो उससे कुछ इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन फिर भी ये इम्पैक्ट होगा। तो ये तीसरी चीज है। और मैं चौथी चीज ये मानता हूं कि अभी भी समय है हमारी रिलेशनशिप को यूएस के साथ रिपेयर करना चाहिए, ईगो इश्यू को हटाकर प्रधानमंत्री जी को ओपनली उनसे या तो बात करनी चाहिए, या जब यूएनजीए में वहां जाएं तो उनसे एक मीटिंग करनी चाहिए, या किसी एनवॉय को वहां भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे और सेक्टर्स जो हैं उनमें भी वो डैमेज कर सकते हैं। ये मत समझिए कि अमेरिका पावरफुल नहीं है, पावरफुल है। हमारे ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में फर्क पड़ेगा, आप देखेगा कल से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बाहर निकलेंगे, जो फॉरेन
इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो कुछ हद तक बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो नेचुरली उन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। इसी लोगों ने, मैं देख रहा था कि करीब 20 ऐसी कंपनीज हैं जो इमीडिएटली और डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा इन 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 एक्सपोर्ट्स का, क्योंकि उनकी अप्रोक्सीमेटली 30 to 50% रेवेन्यू इन एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने कुछ लोगों से बात भी की है जो हमारे जानकार हैं और एक्सपोर्ट सेक्टर में हैं कि ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो ये सब चीजें देखते हुए मैं तो समझ रहा हूँ कि ये भारत सरकार से गलती हुई है। मैं मोदी जी का एडमायरर हूँ, उनकी पॉलिसीज को बहुत सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन इस चीज में आत्मनिर्भरता ठीक है, लेकिन आत्मनिर्भरता के साथ आपको एक्सपोर्ट मार्केट चाहिए। आत्मनिर्भरता तो आप इंटरनल इंपोर्ट बंद कर दीजिए, लेकिन आपका जो एक्सपोर्ट होगा उसको बाहर भी खपत होने की व्यवस्था होनी चाहिए, और हमें इस बड़े मार्केट को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि 18% हमारे एक्सपोर्ट्स यूएस को जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा डेंट हमारे उस पे लगेगा, हमारी जीडीपी भी कुछ हद तक प्रभावित होगी। हो सकता है कि ½ जीडीपी ग्रोथ कम हो। इन चीजों को देखते हुए मैं चाहूंगा कि भारत सरकार को थोड़ा सा इसके ऊपर दोबारा सोचना चाहिए और करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। जी, चलिए सतीश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। गुप्ता साहब ने सारी वो चीजें बताई हैं जो एक तरह से कहा जा सकता है कि क्या इसका इम्पैक्ट आ सकता है, और कहीं बातचीत को जरिए रखना चाहिए। कोई भी माध्यम हो सकता है, और ट्रम्प तो डायरेक्ट मोदी से खुद भी बात कर सकते हैं, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम किसी भी कीमत पर किसान, किसानी और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ समझौता नहीं कर सकते ताकि हमारे हितों पर असर पड़ सके। यानी कि ये माना जाता है कि अमेरिका हम पर वो सब चीजें थोपना चाहता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को, हमारी खेती को और हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रभावित करे, एक बात। दूसरा, अगर यूं देखें तो हमारा जो अमेरिका का एक्सपोर्ट है वो अगस्त से दिसंबर तक लगभग 60 से 70% होता है, बुकिंग्स होती हैं, और यही सबसे बड़ा टाइम होता है, क्योंकि इसी दरमियान क्रिसमस होता है, वहां पे रहने वाले इंडियंस हैं, दूसरे मुल्क के जो लोग हैं उनके फेस्टिवल्स आते हैं। एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इसका असर अभी फिलहाल के लिए, अगर सरकार, जैसे जीएसटी का जिक्र है कि जीएसटी को और थोड़ा सा एक कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ चीजों को रिड्यूस किया जा सकता है, तो क्या वाकई, क्योंकि घरेलू खपत अब बढ़ेगी, त्योहारी सीजन है अब, तो कुछ महीने तक हम इसको चला सकते हैं? थोड़ा बहुत अगर असर भी पड़ेगा, उसके बाद लगता है कि कुछ परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। नहीं सर, मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। वैसे गुप्ता साहब ने बहुत डिटेल में हमें इस चीज को बताया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ऑलमोस्ट यूएस को 7.5 लाख करोड़ रुपए के अप्रॉक्स है, और हमारा जो इंपोर्ट है उनसे करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। हम सरप्लस वाली कंडीशन में ही है। जहां तक आपके क्वेश्चन का सवाल है, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बता दूं सर। जीएसटी रिफॉर्म्स की बात तो ये लोग बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। जिन गुड्स एंड सर्विसेज को इन लोगों ने 28% कैटेगरी में रखा हुआ है, वो 4% सेस लगा के लोग 32% तक लेके चले जाते हैं। आज सरकार ये जो मजबूर हुई है ये जीएसटी रिफॉर्म करने के लिए, ये कोशिशें आज से नहीं हो रही है, कोशिशें बहुत समय से हो रही थी, लेकिन अब सरकार की एक तरीके से मजबूरी आ गई। और ये रिफॉर्म्स अगर इन्होंने नहीं किए, मैं आपको बता रहा हूँ, हम टेक्सटाइल मार्केट ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, आप जेम्स एंड ज्वेलरी ले लीजिए, हम चाइना को तो इंटरनेशनल मार्केट में वैसे भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। वो लोग, हम कॉस्ट पे उनसे जीत ही नहीं सकते। अब ऊपर से जब ये टैक्स एडिशनल लगा है, जब हम 50% कैटेगरी में आ गए हैं, आप इस बात को मान के चलिए कि हम मार्केट से पूरी तरह से बाहर होने वाले हैं। सर ने जो बताया कि इकोनॉमी के ऊपर करीब ½ % का इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेटली इतना इम्पैक्ट आप मान के चलिए। सबसे बड़ा जो एडवांटेज इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो मैं देख पा रहा हूं, और सब पैनलिस्ट उस बात को अग्री करेंगे, कि इंडिया एक सप्लाई ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, हम लोग एक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। हम कंज्यूमेबल इकोनॉमी है, जो चीजों को कंज्यूम करते हैं। आप देखिए, एप्पल को, इलेक्ट्रॉनिक्स को इन्होंने उस सेगमेंट से बाहर रखा है। अब इंडिया को अगर टेक्टफुली इस चीज को हैंडल करना है, देखना है, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है। ट्रंप जो है एक बिजनेसमैन है, और इधर जो मोदी जी हैं वो गुजरात से हैं, जिन ब्लड में उनके, आप समझ लीजिए कि उन्होंने बिजनेस देखा है, इंडस्ट्रीज को देखा है, वो खुद एक तरह से कैपिटल माइंड व्यक्ति रहे हैं। दोनों अपनी तरफ से एक डिप्लोमेटिकली ना खेल के बिजनेसमैन की तरह खेल रहे हैं।
और दोनों वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। आज की कंडीशन में सर मैं मानता हूं कि अभी सीजन है आपके पास, अभी 2-3 महीने तक आप डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। आज मिंट का मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, त्रिचूर के अंदर लोगों ने फैक्ट्रियों में ताले लगाने चालू कर दिए हैं, लुधियाना में ऑर्डर मिलने बंद हो गए हैं, जो ऑर्डर्स पिछले थे वो ऑलरेडी होल्ड पे जा चुके हैं। तो हमें यहाँ पर अब जरूरी ये है कि देखिए, जो डैमेज हो चुका है या जो डैमेज होना है वो अब होगा, जो ऑर्डर्स होल्ड पे जाने थे वो जा चुके हैं। अब हमें सोल्यूशन पे बात करनी है, और सोल्यूशन ये है कि आप बात करके चीजों पे आगे बढ़ सकते हैं, आपको डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। जहां तक इंडियन डायस्पोरा की बात है सर, वो वहां पर है, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली या किसी भी चैनल से वहां से इंडिया को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज अगर किसी भी तरीके से मोदी जी उनका फोन पिक नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुझे लगता है कि चीजों का हल डिप्लोमेटिक तरीके से निकलेगा। जिस तरह से आप जाना चाह रहे हैं वो काम नहीं होगा। टेक्सटाइल हमारा एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप मान सकते हैं कि नहीं, वहां पर हम लोग थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव की तरफ मूव कर गए, लेकिन ये वो सारे सेक्टर हैं जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मेजर लेवल के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है। मेरे खुद के फ्रेंड हैं, ज्वेलर हैं, वो खुद बता रहे हैं कि भैया बिजनेस नहीं है, ऑर्डर्स मिलना बंद हो गए हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में आप कॉम्पीट नहीं कर सकते। आज चाइना जैसी इकोनॉमी, एवरग्रैंड जैसी कंपनी चाइना में, आप बताइए, वो बैंकरप्ट हो चुकी है, 60,000 करोड़ रुपए का उसके ऊपर लोन हो चुका है। इंडिया की इकोनॉमी आज भी उस स्टेटस में नहीं है जहां हम इंटरनेशनल मार्केट को कॉम्पीट कर सके। जहां तक आप ये जो मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मीटिंगें आप देख रहे हैं सर, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बिटकॉइन बिजनेस को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। मुझे लगता है इंडिया को अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, हमें डिप्लोमेटिक टॉक्स करनी पड़ेंगी। इंडिया में ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स ये लोग लेके आने वाले हैं, जहाँ 28% के लोग 18% में और 12% कैटेगरी को कम करके 5% में लेके आने वाले हैं, इस मैटर को अब लिंगर ऑन करने से काम नहीं चलेगा, आपको इमीडिएटली एक्शंस लेने पड़ेंगे, अदरवाइज। और अगर हम इस चीज को ग्रैब नहीं कर पाए, बहुत मेजर लेवल पे हमें डैमेज होने वाला है। तो मुझे लगता है टाइम आ गया है कि काम करने की जरूरत है। अभी जैसे आप बता रहे हैं उसी तरह से अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी खुद की भी पॉलिसी इस तरह की, पता नहीं कौन लोग इस तरह की रिफॉर्म्स की बात करते हैं। मेडिक्लेम्स को लेकर के आप उसको जीएसटी के दायरे में लेकर के आ गए। कोई व्यक्ति देखता है कि चले वहां पे और बर्डन होगा, सरकारी अस्पताल में मैं मेरे सुविधा के हिसाब से इलाज करा सकता हूं, उसको जीएसटी के दायरे में। तो कुछ चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि इसे हमें भी तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। और अभी तो चलिए आपकी डिमांड्स बढ़ेंगी कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आप यहाँ कंज्यूम भी करा पाएंगे, कि बाइंग कैपेसिटी भी हर व्यक्ति सोच के चलता है कि दिसंबर तक कहीं कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, मैरिज का सीजन होता है, उसमें खरीदारी बढ़ती है। लेकिन उसके बाद में क्या? लेकिन ये वो होगा कि जो प्रोडक्शन अब तैयार हो रहा है या 1 महीने में हो जाएगा, वो अगले 3 महीने तक की सप्लाई चेन होगी। लेकिन उसके बाद तो यहाँ सबसे बड़ी चिंता ये, और मैं सतीश जी एक बात जानना चाहूंगा आपसे, क्या मार्केट में व्यापारी इस उठापटक के साथ ही अपनी दिशा तय कर लेते हैं? क्योंकि बहुत लंबी चीज नहीं है ये। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर का फोन और उसके बाद में जो चीजें बनी हैं, तब से ये टैरिफ वाला मामला सामने आया है कि 25% टैरिफ हम एज ए पेनल्टी आपके लगाएंगे। तो व्यापारी हिंदुस्तान के ये पूरा भरोसा रखना चाहिए कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, इतनी जल्दी ही। अभी मैं, आप सही कह रहे हैं, मैंने भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि कई जगह पे ताले लगाने शुरू कर दिए, चमड़ा उद्योग कानपुर का है वो बहुत प्रभावित होना शुरू हो गया। तो पहले से ये सारे माइंड मेकअप करके लोग बैठे हुए हैं कि अब ये होने वाला है और हम आगे काम नहीं करेंगे। सर मुझे लगता है बिजनेसमैन ऑप्टिमिस्टिक और सेंसिटिव दोनों होता है, मेरा ये मानना है। और आज की स्थिति में मैं ये मान के चल रहा हूं, देखिए डैमेज तो होना है, और इस चीज को स्टॉक मार्केट ने सेंस कर लिया। परसों जब मार्केट था तो आपने देखा 850 पॉइंट से मार्केट गिरा, उसके एक दिन पहले मार्केट अप हुआ। अब आप उसे शॉर्ट सेलिंग समझ लीजिए, डर समझ लीजिए, लेकिन एक चीज बहुत पॉजिटिव हो रही है सर, जो मैं समझता हूँ, मार्केट में डिमांड है। इन्फ्लेशन रेट 3.5-4%, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल रिपोर्ट है कि 3.5-4%। अगर एक लेमैन से आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि नहीं, 6.5, 7.5% का इन्फ्लेशन है। क्योंकि ये लोग जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो आपको भी पता है, मुझे पता है कि वो कैलकुलेशन ये लोग किस तरह से करते हैं। फिर भी मैं ये मानता हूं कि इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। आज एफआई अगर 25,000 करोड़ रुपया निकाल रहे हैं, आप देखिए अगले दिन 37 से 38,000 करोड़ रुपया डीआईआई मार्केट के अंदर डाल रहे हैं। और ये जो पैसा इंडिया में आ रहा है, ये बाहर से नहीं आ रहा सर। ये जो अवेयरनेस हमारे बीच में आई है, या कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो ये
पॉजिटिवली साइन कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में अभी डिमांड है और वो डिमांड डेफिनेटली इंडिया को एक स्टेबिलिटी देगा। आज अगर फिच की रेटिंग इंडिया को वो लोग A+ में रख रहे हैं, वो तो अमेरिकन एजेंसी है ना सर, वहां इंडिया तो कुछ कह ही नहीं रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन वो लोग इंडिया की इकोनॉमी को 6.2 6.3% का ग्रोथ रेट IMF का रिपोर्ट कह रहा है वो पॉजिटिव है। हमारे आउटलुक का रिपोर्ट ने पॉजिटिव बताया है। ये जो इंडिकेटर्स हैं, देखिए सर, जापान झुक गया, साउथ कोरिया झुक गया। आप देखिए जब मीटिंग कर रहे हैं, जेलेंस्की साहब कहते थे जिस दिन वॉर रुक जाएगा मेरी जमीन वापस आएगी उस दिन सूट बूट पहनूंगा, लेकिन जब अभी लास्ट मीटिंग में गए डोनाल्ड ट्रंप के सामने तो सूट बूट पहन के ही गए। तो अभी जो आप देख रहे हैं, एवरीबडी इज गोइंग डाउन टू बिफोर डोनाल्ड ट्रंप जी, एवरीबडी गोज, दे डू नेगोशिएशंस एंड कम बैक। इंडिया वो इकोनॉमी है जिसने कहीं ना कहीं इस चीज को लेके अभी डिफेंड किया है। हम डिफेंडिंग मोड में नहीं है, हम लोग अग्रेसिवली इस चीज को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है मार्केट में डिमांड है, हम डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, डेफिनेटली विल डू समथिंग। और जो मारुति का जो आप देख रहे हैं, जो स्वदेशी का ये लोग मंत्र लेके आ रहे हैं, मुझे लगता है यही वो चीज है जो हमें कहीं ना कहीं रिकवर करने में हेल्पफुल करेगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हालांकि देखिए सरकार अपने स्तर पर अर्थशास्त्रियों से भी सलाह कर रही है, डिप्लोमेट से भी चर्चा कर रही है, परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनी है। ये किस्सा कनाडा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, वहां ट्रंप की इच्छा थी कि वो यूएस होते हुए उनसे मिलते हुए जाएं, लेकिन कुछ हिंट ऐसे थे कि वो अनावश्यक कुछ प्रेशर्स उन पे बनाना चाह रहे थे जो संभव नहीं थे। मोदी उन्हें इग्नोर करके यहाँ आ गए। किस्सा वहां से भी शुरू होता है। और आई थिंक गुप्ता साहब को इस बात का शायद मालूम होगा। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहले एक बार आदित्य जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, वीसी के जरिए ये टॉक्स जो हैं वो तो जारी हैं और कुछ होने वाली भी हैं, लेकिन अब रिजल्ट कहां तक पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप एक किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष कम और एक बिजनेसमैन ज्यादा है। बिजनेसमैन भी उस तरह का केवल खुद के नफे के अलावा कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनकी बैक हिस्ट्री आप देखिए, आज भी वीडियो पब्लिक डोमेन में आपको दिख जाएंगे। वो एक बॉक्सिंग वो भी चलवाते थे, तो वो सब कुछ नजरिया उसी अंदाज से देखते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके अपने रिसोर्ट्स हैं। आने वाले आगंतुक जिनसे चर्चा व्हाइट हाउस में करते हैं, अगर उसमें नहीं ठहरते हैं तो उनके व्यूज उस पर ही अलग हो जाते हैं। तो उससे हमें टैकल करना है, क्योंकि इससे पहले के जो भी राष्ट्रपति रहे हैं वो राष्ट्र के साथ साथ अपनी नीतियों के साथ चलते हैं, लेकिन ट्रंप का अपना एक नीति है। वहां पे लोग उनका खुद का विरोध कर रहे हैं और वो उसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि नहीं, जो कुछ कर रहा हूं मैं ठीक कर रहा हूं। तो ये आपको क्या लगता है कि ट्रंप पर जब अमेरिकन का प्रेशर होगा, देखिए हित तो सबके एक साथ में जुड़े हुए हैं। आज हमारी सबसे बड़ी, हम लोग एक सर्विस सप्लायर हैं, हमारे पास में हुनर है। अमेरिका भी उससे प्रभावित होगा, इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमारे हित मारे जाएंगे, लेकिन वहां पे भी जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन होता है, वो किसी सरकार से इतना ही रखता है कि हाँ उसे अपने व्यापार की भी चिंता होती है। तो वो फर्क अमेरिका में भी देखा जाएगा। बिल्कुल योगेंद्र जी, अगर मैं भी पिछली 1-2 रिपोर्ट्स भी देख रहा था और वहाँ के कुछ बिजनेस एनालिस्ट को भी मैं सुन रहा था, तो उसमें एक चीज बहुत क्लियर आ रही है कि वहाँ पे भी जो बिजनेसमैन है वो वरिड है। बिकॉज इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है हमारी, और 140 मिलियन के हम इतने लोग हैं, हम इतने सारे हैं। तो अब उसमें मैं कल ही किसी एक एनालिस्ट को सुन रहा था जिन्होंने कुछ एक्सप्लेटिव यूज किए हैं इनके लिए, ट्रंप जी के लिए, जो यहाँ नहीं बोले जा सकते, बिकॉज ऑफ हिज जो उन्होंने इस तरह के स्ट्रिक्ट शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए हैं। उन्होंने इसको बहुत क्लियरली डिफाइन किया है, और वहां पे अंडर करंट्स हैं उनके इस डिसीजन को लेके। और ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये इसको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के तौर पे देख रहे हैं। दे आर नॉट लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर। जो हमारे 25 ईयर से ज्यादा के हमने जो जिस तरह की एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की स्ट्रेटेजिक कोशिश की थी और जो एफर्ट्स थे, वो सारे के सारे अभी डीरेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक मेरे पहले पैनलिस्ट ने बात की है, वो बिल्कुल सही है कि अभी गवर्नमेंट ने या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो रिपोर्ट आई है, हालांकि किसी ने भी कंफर्म भी नहीं की और डिनाई भी नहीं की है कि मोदी जी ने उनका कॉल नहीं लिया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो पॉलिटिकल रिटोरिक होता है और जो एक डिप्लोमेटिक एक स्ट्रेटेजी होती है, उनमें बहुत फर्क रहा है हमेशा ही। और जैसे हमने अपनी लास्ट कन्वर्सेशन में भी कहा था कि जो बैकडोर चैनल्स हैं वो कभी बंद नहीं होने चाहिए, और मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि वो चैनल्स अभी भी नेगोशिएशंस पे किसी ना किसी तरह से कुछ एफर्ट्स हो रहे होंगे। हो सकता है ये एक पोस्चरिंग लेने की कोशिश हो,
और जिसमें मेरे ख्याल से ये लाइन डिफाइन करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस हद तक जाना है। और जयशंकर जी ने भी जैसे कहा है कि कुछ रेड लाइंस हैं जो हम नहीं क्रॉस कर सकते, चाहे फार्मा की है। तो अब डेफिनेटली अनसर्टेनिटी तो यूएस की मार्केट में भी है, और वहाँ की इंडियन डायस्पोरा की जो बात हो रही है वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन हमें अपने जो स्ट्रेटजी है उस पे अभी हम कितना डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इमीडिएट फोकस तो यही होना चाहिए कि हम जो ये डैमेज है आने वाले टाइम में जो होने वाली है, जो लॉसेस है, उसको मिनिमाइज हम कैसे कर सकें। तो यही सब मुझे लग रहा है कि इस चीज पे ध्यान देना होगा। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारी, क्योंकि अभी भी हमें नेगोशिएशंस के लिए ऑब्वियसली ओपन होंगे, मुझे लग रहा है ऐसा आफ्टर दिस पोस्चरिंग। तो देखते हैं अभी क्या होता है। हालांकि वो हमारे जो डेलीगेशंस आने थे, एनवॉय था, वो भी उन्होंने कहा है कि इट हैज बीन कॉल्ड ऑफ। पर मुझे अभी भी लग रहा है कि मेरे ख्याल से अभी भी उम्मीद हमें छोड़नी नहीं चाहिए और कोशिश तो करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखिए, जर्मनी पेपर्स ने अब लिखा है, एक क्लू दिया था गुप्ता साहब ने करीब महीने पर पहले। तब उन्होंने कहा था कि ट्रंप बहुत ही ज्यादा इगोस्टिक हैं और वो कोल पे बात करना चाह रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग भी, दूसरे मुद्दों को रिगार्डिंग भी। तो तेल वाला तो एक बहाना है, क्योंकि अगर किसी को कोई कुछ कह भी देता है, कोई पूछता है भाई आपने इसके मारा क्यों या आपने इसको गाली क्यों दी, तो वो जस्टिफाई करता है कि देखिए मेरी तरफ नाक चढ़ा रहा था या मेरी तरफ ऐसे कर रहा था, मेरी तरफ ऐसे, एक बहाने जो बनाए जाते हैं। ट्रम्प साहब को अपनी खुद की पॉपुलर जो जनता है वहां के लोग हैं, उन्हें भी एक तरह से संतुष्ट करना चाहते हैं वो, कि देखिए कारण यह है कि भारत तेल खरीद रहा है रूस से, जबकि मालूम है कि खुद भी ले रहा है। कोई कहे कि इस पाइप से ये पड़ोसी पानी ले रहा है, भाई आप भी तो इसी पाइप से पानी ले रहे हो, तो वही दोषी क्यों है? हम कई बार इस बात को कह भी चुके हैं। लेकिन अपने ईगो को शांत करने के लिए वो चाहते हैं कि उनसे मोदी आगे होकर बात करते। लेकिन मोदी साहब का कहना है कि हम हमारे हितों पर कुठाराघात होते हुए नहीं देख सकते, चाहे इसके लिए मुझे व्यक्तिगत राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़े तो मैं चुकाने को तैयार हूं। वो भी उस स्तर तक एक जो होता है कुछ भी कहने के लिए कि इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, मैं उसकी भी कुर्बानी देने को तैयार हूं, तो वो भी तैयार नहीं है। मैं गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। अब ये एक डिप्लोमेटिक लड़ाई से ज्यादा मुझे लगता है कि एक ईगो पे आके रह गई है। और ट्रम्प साहब का आपने पहले भी एक बार क्लू दिया था, और हम जब चर्चा कर रहे थे तो मुझे कुछ इस तरह के इनपुट्स मिले थे कि कनाडा में जब मोदी गए थे, ट्रम्प मिले थे, तो इनकी इच्छा थी कि वो व्हाइट हाउस होते हुए निकलें। और तो यह ऐसा कुछ है कि ये ईगो वहीं से अभी दिखाई दे रहा है। योगेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था वहां पे उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, ट्रम्प जल्दी निकल गए थे और वो चाह रहे थे कि वो वाशिंगटन होते हुए जाएं। तो वो वाशिंगटन का तो खैर अलग चीज है, वो जाए नहीं जाए अलग बात थी। लेकिन उस कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अनबन हुई है। तो उस कन्वर्सेशन के बाद से ये अनबन बढ़ती चली गई है। और फिर हमारे ईएम के स्टेटमेंट भी थोड़े हार्श हुए हैं उनकी तरफ से भी। वो बिसेंट और वो नवारा जो है, उनके स्टेटमेंट काफी हार्श रहे। लेकिन ये सच्चाई है, मैं मानता हूं, मेरा पूरा विश्वास है अंदर से कि ये ऑयल का इश्यू नहीं है, ये ईगो का इश्यू है। इसमें ट्रम्प की ईगो हर्ट हुई है और इसलिए उसने ये सब कुछ बहाने बना के ये किया हुआ है। नहीं तो ऑयल का इश्यू होता तो चाइना भी एक फैक्टर है, ऑयल ही नहीं है, उसके अंदर फंडिंग का क्वेश्चन है, तो उसमें तो गैस का भी इश्यू आता है। तो नेचुरल गैस बहुत लार्ज क्वांटिटी में यूरोप भी जा रही है, चाइना भी जा रही है, टर्की भी जा रही है, और ऑयल भी जा रहा है सब जगह पे। तो वो एक इश्यू नहीं है, ये एक बहाना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा देश कौटिल्य का देश है। कौटिल्य में अर्थशास्त्र में एक्चुअली रियल पॉलिटिक्स की बुक है, वो अर्थशास्त्र की भी किताब है। उसमें ये कहा गया है कि आपको हर तरह के व्यक्ति से डील करना पड़ता है और वो डील करने की आप में कला होनी चाहिए। तो ट्रम्प के साथ भी आपको डील करने की कला होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान ने डील किया, हमें भी तरीका निकालना चाहिए था डील करने का। हमारे तो बहुत एसेट्स हैं वहां पर, इतने सारे बड़े डायस्पोरा के लोग हैं, हमारे मोदी जी का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था। हमें कोई हितों का सेक्रीफाइस नहीं करना है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोलना है,
कोई डेयरी सेक्टर नहीं खोलना है, वो तो बड़ा क्लियर कर देते, लेकिन उनका ईगो शांत करने के लिए एक बार बात करनी चाहिए थी और इन रेड लाइंस को बताना चाहिए था कि हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ पीपल विल बी अफेक्टेड इफ दिस हैपेंस। तो वो चीज की कमी रही है। मैं कहता हूं कि इसके लिए मैं तो सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं, वो चाहती तो इसको बचा सकते थे। चलिए खैर, लेकिन समय का अभाव है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित हमारे हित होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एक चलते चलते मैं बात जरूर कहना चाहूंगा, ट्रंप उस हद तक जाने की कोशिश करते हैं प्रेशर बनाने के लिए, मुनीर के साथ में बार बार हाथ मिलाना और उनसे चर्चा करना, अपने बिजनेस में उनके बेटे को इन्वॉल्व करना, ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है ताकि ये लगे कि सामरिक हितों पे भी हमारे असर पड़ सकता है। एक प्रेशर के लिए कि देखिए हम वाया पाकिस्तान भी कुछ चैन खोल सकते हैं, लेकिन उधर चाइना वो पाकिस्तान में अपना इन्वेस्टमेंट है उसी, तो ये एक ऐसी खिचड़ी बन गई कि जब इससे बाहर निकलेंगे तो ट्रंप को खुद को भी पता नहीं होगा कि कौन से रास्ते से मुझे बाहर निकलना है। निश्चित रूप से इसे प्रभावित केवल भारत के और अमेरिका नहीं होंगे, कई मुल्कों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो प्रभावित होगी। ट्रंप अपने हितों के लिए किसी भी जीरो टैरिफ पे इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे और अपना जो एक्सपोर्ट है वो 15%, कहीं 20% उस तरह से करने की कोशिश करेंगे। तो वो ड्यूटी जो है उससे हर कोई देखेगा कि वेट एंड वॉच की स्थिति में। तो आने वाले दिनों में कुछ इस तरह की एक स्थिति बनेगी कि किसी की समझ से बाहर होगा कि अब इसका रास्ता कैसे निकलेगा, लेकिन आखिर रास्ता वहीं से निकलेगा जब चर्चाएं होंगी और उसी से इसका सॉल्यूशन होगा। बजाय इससे ईगो के साथ में जोड़ने के दुनिया के हितों को देखना चाहिए, और मुझे लगता है तभी एक सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, नोबल की भी बात ट्रम्प सोच रहे हैं, पाल रहे हैं, लेकिन वो दिल भी आपको उसी तरह से रखना होता है कि चीजों को अपने खुद के ईगो से ज्यादा एक वाइड उसमें अगर सोचेंगे आप तो वही पैरामीटर्स में आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।